नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे धर्मापणा मर्चेंडाइज स्टोर पर, जहां चल रही है बम्पर विंटर सेल। 50% तक के डिस्काउंट है उसके ऊपर, तो अवश्य जाएं और देखें। आज राष्ट्रवादियों के लिए, हिंदुओं के लिए तीन तीन शुभ समाचार, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। और उन तीन में से भी दो आश्चर्य, बड़े आश्चर्य की बात है कि साहब की दो तो है दिल्ली सरकार से, और एक है साहब मध्य प्रदेश सरकार के मुंह पर हिंदुओं का, राष्ट्रवादियों का तमाचा, हाईकोर्ट के सौजन्य से। तो पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में जो हिंदुओं ने सरकार बदली, सरकार पलटी, उसके जो शुभ परिणाम है वो अब दिखने लगे हैं। और रात में 20 बुलडोजरों की सहायता से एमसीडी ने, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने, फजले इलाही मॉस्क, जी हाँ, फैज़ इलाही मॉस्क, जो फैज़ इलाही मस्जिद, जो कि रामलीला मैदान की 38,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा करके बनी हुई थी, उसका जितना भी अतिक्रमण वाला पोर्शन था वो ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त करने में जो पुलिस वाले गए थे, इस बार उन्होंने एक और नया अभिनव प्रयोग किया, और वो ये किया कि सीसीटीवी तो खैर पहले से लगे ही हुए थे, उन्होंने बॉडी कैमरा का भी उपयोग किया, क्योंकि उनको पता था कि भाई अल्लाह के बंदे हैं तो कुछ न कुछ जो है वो शैतानों पर पत्थर तो चलाएंगे ही चलाएंगे। उन्होंने चलाए और वो बॉडी कैमराज में कैद हो गए। सीसीटीवीज तो कभी कभी जो है लोग छेड़छाड़ भी कर लेते हैं, बॉडी कैमराज का क्या करेंगे। तो जो बॉडी कैमराज में कैद हो गए तो 10 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं भाई साहब। इसके लिए सबसे अधिक मैं धन्यवाद दूंगा और प्रशंसा करूंगा भाई प्रीत सिरोही की, जो भाई प्रीत सिंह के नाम से जिनका कि अकाउंट चलता है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया उनको फॉलो करें और उनको और अधिक से अधिक उनको इनकरेज करें, उनको प्रोत्साहन दें। साथ में ये भी कहूँगा कि हमारी जो स्वाति गोयल जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें योगदान किया। तो एक तरह से एक पूरा बनता जा रहा है इकोसिस्टम दिल्ली में, जहाँ पर ये अतिक्रमित करके जो बनाए गए हैं विदेशी आक्रांताओं के, विदेशी आक्रांताओं के अनुयायियों द्वारा, जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे करके और तरह-तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, उनके ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम बड़ा अच्छा चल रहा है। इसमें लीड जो है वो हरप्रीत सिरोही ने ले रखी है। तो ये एक बड़ा काम हुआ है। बड़ा काम इसलिए हुआ है कि यदि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो भले हाई कोर्ट का ऑर्डर ले लेते। इसमें प्रीत सिरोही जी ने कानूनी लड़ाई लड़ी है। कानूनी लड़ाई लड़के हाई कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद में ये डिमोलिशन हुआ है। ये सरकार के कोई स्वतः स्फूर्त से नहीं हुआ। लेकिन यदि आम आदमी पार्टी की सरकार होती तो क्या होती, ये सब होने के बाद भी ये ध्वस्तीकरण नहीं होता। ये पक्की बात है, लिखवा लो आप। कतई नहीं होता, क्योंकि वो तरह-तरह के इश्यूज़ क्रिएट करते और पुलिस को भी बाधित करते, और पुलिस भी जो है वो आपसी झगड़े में, एमसीडी सबसे पहले आगे नहीं आती, मैं बता रहा हूँ आपको। एमसीडी आगे नहीं आती, एमसीडी को आगे आने नहीं देते, ये सारे काम करते। लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का बोर्ड है एमसीडी में, और इस बार तो खैर पुलिस ने भी कोऑपरेट किया। तो कई बार जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो अति सेक्युलर होने का सॉन्ग रचती है, कई बार देखा गया। लेकिन इस बार वो अति सेक्युलर नहीं बनी और सीधे-सीधे उसने कार्रवाई की, बुलडोज़र लाए गए, पथराव हुआ। पत्थर फेंकने का भाई, वही बड़ी अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आता कि यार भगवान तो पत्थरों में नहीं आ सकता, लेकिन शैतान जो है वो पत्थरों में आ जाता है। तो शैतान के बुत पे वो पत्थर चलाते हैं।
लेकिन खुदा जो है वो उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, शैतान की मूर्ति बन सकती है। खैर विचित्र बातें हैं, फिर कभी करेंगे उसको। दूसरा जो बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि साहब कि जेएनयू में जो नारे लगाए गए, वो जेएनयू में जो नारे लगाए गए उस पर पुलिस कंप्लेंट हो गई है और पुलिस कंप्लेंट होने के साथ-साथ उनकी गिरफ्तारी भी लगभग निश्चित ही है। अब एक और भी काम हुआ था, जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो यूएपीए का जो जजमेंट आया था, उमर खालिद वगैरह के केस में, उसमें जो टेररिज़्म की जो परिभाषा है, उसको काफ़ी एक्सपैंड कर दिया गया है और उस एक्सपैंडेड परिभाषा के अनुसार ये जो भाई लोग हैं, इनके ऊपर यूएपीए भी लग सकता है। उस एक्सपैंडेड परिभाषा के अनुसार वो जो फार्म लॉज़ वाले थे ना, जो आए थे और जिन्होंने दिल्ली को घेर लिया था, दिल्ली की सप्लाई रोकने का ऐलान किया था, ये सब किया था। ये सारे के सारे कृत्य जो है, वो यूएपीए के अंतर्गत आते हैं, उसका रास्ता साफ कर दिया है अब सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने जो निर्णय दिया, जिसमें उमर खालिद की और शर्जील इमाम की जो बेल खारिज की गई, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि साहब कि एनी अदर मीन्स भी इसमें शामिल है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बॉम्ब ही चलाएँ और गोलियाँ ही चलाएँ और वायलेंस ही करें और किसी की हत्या ही करें। इस तरह के काम भी करते हैं तो भी यूएपीए लग सकता है। तो मैं तो यही अनुरोध करूँगा दिल्ली पुलिस से, हालाँकि लगता नहीं मुझे। बाबा के यहाँ होता ना ये काम, तो शायद यूएपीए भी लग सकता था इसमें। यूएपीए लग जाए तो ये समझ लो कि भाई 2-3 साल की तो छुट्टी पक्की है। 2-3 साल तो जेल में गुज़ारने ही गुज़ारने। तो अब शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होके जाँच प्रारंभ हो गई है। जाँच प्रारंभ हो गई है तो अब जेएनयू वाले भागे-भागे फिर रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम जो है वो एक स्वर से निंदा कर रहा है कि साहब कि ये क्या हुआ? हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला हो गया। भाई तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो तभी तक है जब दूसरे की अभिव्यक्ति या दूसरे के जीवित रहने का जो अधिकार है, वो आच्छादित ना हो। अब आप जो है वो मोदी और शाह की कब्र खोद रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोदी शाह की कब्र खोद रहे हैं, तो इस उसका सीधा-सीधा अर्थ हुआ कि मोदी शाह की आपकी जो योजना है, वो पवित्र तो नहीं है। आप मोदी शाह को जीवित ही कब्र में गाड़ेंगे, ऐसा तो आपने नहीं कहा है। तो फिर वो जो हिंसा की जो इसमें छुपी हुई एक हिंसा का छुपा हुआ जो एक संकेत है, वो स्पष्ट है और इस तरह की हिंसा जो है बाकी इंसाइटमेंट के जो प्रावधान हैं, इंसाइटमेंट का ऑफेंस इंसाइटमेंट वाले में तो आता ही है। लेकिन किसी की हत्या की आप घोषणा कर दें भाई साहब, तो वो यूएपीए में भी कवर्ड है। तो मुझे लगता है कि अब अच्छी कार्रवाई होगी और हम लोग जो है फिर वो योगेंद्र यादव का और आरफा का, सबा का, राणा का, साइमा का और जावेद अख्तर का भी और जावेद अख्तर तो जेएनयू वालों के साथ में खड़े रहते हैं और हो सकता है भी राहुल गांधी भी बोलेंगे। कांग्रेस ने तो निंदा कर ही दी है और कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ भी खड़ी हो जाएँगी इन जेएनयू वालों के साथ में। लेकिन भाई साहब जेल जाना तो इनका पक्का हो गया। कितने दिन के लिए जाएँगे ये नहीं कह सकते। जो तीसरा बड़ा काम हुआ है साहब, वो तीसरा तो बड़ा काम किया है ग्वालियर हाई कोर्ट ने, हैं? मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ग्वालियर बेंच ने और वो ग्वालियर बेंच ने जो अनिल मिश्रा जी के ऊपर मोहन यादव की आतताई सरकार ने जिस प्रकार से कार्रवाई करके और उनको गिरफ्तार करके अंदर बंद किया था, उसको चैलेंज किया गया था ज़रिए रिट पिटीशन। उस रिट पिटीशन में मध्य प्रदेश सरकार की पूरी कार्रवाई अवैध करार कर दी गई और अवैध करार किए जाने के साथ में अनिल मिश्रा जी की रिहाई के आदेश दे दिए गए। पुराने भी केस उनके ऊपर थे, उन सारे पुराने केसेस में उनको बॉन्ड भर के और उनको छोड़े जाने का आदेश दे दिया गया। और ये भी कहा गया बताते हैं कि जिन लोगों ने मनुस्मृति जलाई है उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पुलिस ने मौखिक रूप से वहां आश्वासन दिया है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। इस पूरे प्रकरण में मोहन यादव सरकार की न केवल थू थू हुई है, मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनकी जो क्षमता है
और उनकी जो राजनीतिक समझ है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने बहुत गलत स्टेप ले लिया है और इसका जो परिणाम होगा वो लंबा होगा। इसका परिणाम जो है वो मोहन यादव के लिए कतई श्रेयस्कर तो नहीं ही होगा। मोहन यादव ने एक ऐसा दिखाया है, एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र दिखाया है जो अ, अत्यंत अहंकारी है और अत्यंत महत्वाकांक्षी है। उनको तो भई लॉटरी के हिसाब से लॉटरी निकाली गई थी, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं वो। तो भारतीय जनता पार्टी पर्ची वाले मुख्यमंत्री पसंद करती है, कई स्थानों पर उसने पर्ची वाले मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। उन्हीं पर्ची वाले मुख्यमंत्रियों में से एक पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। लेकिन मोहन यादव को लग रहा है कि नहीं, हम पर्ची से मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन अब हम जो है अपना अलग से एक मास बेस बनाएँगे। कैसे बनाएँगे? हम ओबीसी के सर्वमान्य नेता बनेंगे। ओबीसी के सर्वमान्य नेता तुम तो कभी बन ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि वो सर्व समाज के नेता है और तुम केवल ओबीसी के नेता बनना चाहते हो। उस प्रयास को आज बहुत बड़ा धक्का लगा है और जो ग्वालियर वाले लोगों की जो प्रतिष्ठा है, जिस प्रकार से उन्होंने नाक में चने चबवा दिए थे जब ये एससी एक्ट को इन्होंने स्ट्रेंथन किया था, 20 नए प्रावधान जोड़े थे, तो उसके बाद जो आंदोलन हुआ था, विशेषकर से चंबल में, उसके कारण फिर वो ईडब्ल्यूएस वाला इनको संशोधन करना पड़ा था, मजबूरी में। उसके बाद भी मध्य प्रदेश हार ही गए थे। तो वही वाली बात है कि साहब कि जो समझदार व्यक्ति होता है, वो दूसरों की जो समस्याएँ होती हैं, उनको देख के सबक सीखता है और जो मूर्ख होता है, वो कहता है कि नहीं, नहीं, पहले हम इन समस्याओं में घुसेंगे, फिर देखेंगे। तो भाई साहब, ये समस्याओं में जो घुस गए हैं, वो अब इसका नतीजा भुगतेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।